हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं साइंटिस्ट और उनके कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में आता ही है बार बार। ठीक है, आप लोग चाहे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या किसी जॉब की प्रिपरेशन करें, वहाँ पर साइंस और उनके कंट्रीब्यूशन से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला यह वीडियो, पूरा देखिएगा। पीडीएफ इसका चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ईयर बाई ईयर देखते चलेंगे। 1590 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1590 में जैनसन और जैनसन ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ठीक है भैया, जैनसन और जैनसन ने 1590 में सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की भैया? सेल की खोज की। ठीक है, इन्होंने कार्क में एम्प्टी चेम्बर होते हैं उनमें टिश्यू को देखा। ठीक है, और उसका नाम सेल दिया। क्या नाम दिया भैया? सेल दिया। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। इनके बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था, वह जो सेल था वह डेड सेल था। ठीक है, तो पूछता है कि डेड सेल की खोज किस, यदि सिर्फ सेल की खोज पूछ दिया तो वहाँ पर आप लोग रॉबर्ट हुक लिखेंगे। पूछता है लिविंग सेल की खोज किसने किया था, तो लिविंग सेल की खोज जो है वह एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। और डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक की एक बुक है जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है 1674 में लीवेनहॉक ने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। कहाँ पर? आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था किसने? लीवेनहॉक ने। ठीक है, रेड ब्लड सेल में। अगला है कैमेरियरस। ठीक है, कैमेरियरस इन्होंने 1694 में मेज प्लांट, इन्होंने बताया कि जो मेज प्लांट में देखा था कि प्लांट डिड नॉट सेट सीड व्हेन पोलन वाज नॉट अप्लाइड टू देयर पिस्टल। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब तक सीड तब तक नहीं बनेगा प्लांट में जब तक पोलेन में पिस्टल को अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक पोलेन में पिस्टल को अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक सीड नहीं बनेगा। किसने बोला था भैया? कैमेरेरियस ने बोला था कि अगर पोलेन को पिस्टल में नहीं अप्लाई करोगे तो सीड नहीं बनेगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। इसके बाद आया 1770 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्लांट की खोज की थी। ठीक है, सबसे पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्लांट इन्होंने दिया था। किसने? थॉमस फेयरचाइल्ड ने। ठीक है, और इन्होंने किसके बीच क्रॉस कराया था? तो इन्होंने कार्नेशन और स्वीट विलियम के बीच क्रॉस कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट बार पूछता है। किसने कराया था? थॉमस फेयरचाइल्ड और मूले ने किसके बीच? कार्नेशन और स्वीट विलियम के बीच क्रॉस कराया था। ठीक है, इनके हाइब्रिड का जो नाम था वह था फेयरचाइल्ड्स मूले। इनका जो हाइब्रिड था उसका नाम था फेयरचाइल्ड्स मूले। आगे देखते हैं। 1824 में डाउटरच आए। डाउटरच ने क्या बोला कि डाउटरच concluded that all biological tissue are composed of cell and thus these cell are attached with each other cell। ठीक है, डाउटरच ने बताया कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने होते हैं और सभी सेल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डाउटरच ने यह बताया। कब बताया? 1824 में बताया। ईयर याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1838 से 1839 में आए कौन? सिल्डेन और स्वान। ठीक है, सिल्डेन और स्वान इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सेल थ्योरी दिया। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दिया। इसमें जो सिल्डेन थे उन्होंने प्लांट सेल पर काम किया और जो स्वान थे इन्होंने एनिमल सेल पर काम किया। ठीक है भैया, और 1838 से 1809 इन्होंने अलग अलग जगह पे रख के काम किया था, लेकिन जब दोनों एक साथ मिले तो इन्होंने देखा कि जो रिसर्च उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने किया वैसा इन्होंने भी किया है, दोनों का चीज़ सेम हो गया। इसलिए इनको एक साथ जहाँ पर भी देखेंगे लिखे जाते हैं। 1838 में किसने किया था? सिल्डन ने किया था। किसकी खोज? प्लांट सेल की। ठीक है, और 18 सेल प्लांट सेल थ्योरी दिया था और 1839 में दिया था स्वान ने एनिमल सेल थ्योरी। लेकिन दोनों को एक साथ दिया जाता है तो पूछता है सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सिल्डन और स्वान ने दिया था 1838 से 39 में। ठीक है भैया, आगे है 1838 में रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ट्रेस्केंटिया। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस में हाँ
न्यूक्लियस में सबसे पहले सेल को देखा, ठीक है। सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस को इन्होंने ही देखा था, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कहाँ पे इन्होंने देखा? तो ट्रेट्स कैंटिया में देखा, ठीक है। ट्रेट्स कैंटिया में इन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था। तो पूछता है न्यूक्लियस की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इसके बाद आए नागेली। नागेली ने एक्सटेंशन थ्योरी को प्रोवाइड किया, ठीक है। नागेली ने एक्सटेंशन थ्योरी दिया, सेल एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी दिया था। इसके बाद आया रूडोल्फ विर्चो, इन्होंने सेल लीनेज थ्योरी दी। रूडोल्फ विर्चो ने सेल लीनेज थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ओमिनिस सेलुला, ओमिनिस सेलुला, ई सेलुला, इन्होंने ही बोला था सेलुला, ओमिनिस सेलुला, ई सेलुला। इन्होंने कहा कि जो नए सेल बनते हैं वह पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। सेल कहीं और से नहीं आता, नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो नए सेल का निर्माण होता है वह पुराने सेल से ही होता है। सेल डिवीजन आप लोग पढ़े होंगे, एक सेल दो सेल में टूटता है, फिर दो सेल चार, चार से 16, 16 से इस प्रकार से बढ़ता है ना, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस टाइप से। तो यही इन्होंने बोला कि ओमिनिस सेलुला, इस सेलुला मतलब कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। नए सेल का निर्माण पुराने सेल से होता है। तो इस टाइप के वीडियो मैं पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं पर जवान लड़खड़ा जा रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा दिन बाद आदत हो जाएगा। इसके बाद भैया कौन आए? चार्ल्स डार्विन आए। इन्होंने बहुत सारा खोज किया है, बहुत सारा वर्क किया है। तो चार्ल्स डार्विन जो आए, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ पैंजीन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दिया था। इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ पैंजीन भी दिया था, ठीक है। पूछता है थ्योरी ऑफ पैंजीन किसने दिया? तो थ्योरी ऑफ पैंजीन चार्ल्स डार्विन ने दिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? इन्होंने दिया, ठीक है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। इसके बाद आए देखिए ईयर आप लोग देखते रहिएगा भैया, ठीक है। मैं ईयर बताना भूल जा रहा हूँ, तो ईयर आप लोग देखते रहिएगा। 1859 में इन्होंने ये सब किया था। आगे 1871 में फ्रेडरिक मिक्सर आए, ठीक है। फ्रेडरिक मिक्सर, इन्होंने बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया, ठीक है। आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड एंड कॉल्ड देम न्यूक्लियन, इन्होंने आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड को देखा और उसको न्यूक्लियन कहा, ठीक है, न्यूक्लियन कहा। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने आइसोलेट फ्रेडरिक मैसर ने किया और इसका नाम न्यूक्लियन दिया, ठीक भैया। याद रखिएगा, सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किसने किया था? तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट फ्रेडरिक मैसर ने किया था और इसका नाम न्यूक्लियन दिया था, ठीक है। आगे है 1875 में हर्टविग, ठीक है। हर्टविग आए, इन्होंने बताया, हर्टविग ने बताया स्पर्म और फ्यूजन करते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया स्पर्म और फ्यूजन करते हैं, ठीक है। गिव द प्रूफ फॉर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई, इन्होंने स्पर्म फ्यूजन के बारे में बताया था। अगला इसके बाद आए फ्लेमिंग 1882 में, इन्होंने माइटोसिस टर्म दिया था, ठीक है। क्या दिया था? माइटोसिस टर्म दिया था 1882 में, ठीक भैया। फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दिया और क्रोमेटिन के बारे में भी बताया, माइटोसिस टर्म भी दिया और क्रोमेटिन के बारे में बताया था। इसके बाद आए स्ट्रासबर्गर 1884 में। स्ट्रासबर्गर ने डिस्क्राइब एंजियोस्पर्म, इन्होंने क्या बताया? स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया, ठीक है। स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। आगे है वाल्डेयर, गिव द टर्म क्रोमोसोम, वाल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया था, याद रखिएगा 1888 में। बहुत क्रोमोसोम से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो 1888 में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया था। आगे देखेंगे अल्टमैन 1889 में अल्टमैन ने क्वांट टर्म न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था? तो अल्टमैन ने दिया था, ठीक है। और न्यूक्लिक किसने दिया था? मैंने आप लोग को बताया, आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई। तो अल्टमैन ने 1889 में न्यूक्लिक एसिड का टर्म दिया था, ठीक है। इसने माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। और इन्होंने जब छोड़िए, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। आगे देखेंगे 1930 में वाल्टर सटन एंड बावेरी, ठीक है, सटन एंड बावेरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। भाई जेनेटिक्स में है तो आप लोगों को इनहेरिटेंस क्या होता है यह पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, किसने? वाल्टर सटन और बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इसने जीन और क्रोमोसोम के सिमिलैरिटी के बारे में भी बताया था, ठीक है। इसने जीन और क्रोमोसोम के सिमिलैरिटी के बारे में भी बताया था, ठीक है। इसके बाद 1903 में जॉनसन आए, ठीक है। जॉनसन ने टर्म दिया जीन का, जीनोटाइप का और फिनोटाइप का। जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म भी जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था भैया? जॉनसन ने दिया था, ठीक है। जीन क्या होता है आप लोग बताइए, जीनोटाइप, फिनोटाइप सब कुछ पता है आप लोग को? नहीं पता है तो आप लोग बताइएगा, सब कुछ बताया जाएगा। आगे फार्मर एंड मूरे गिव द टर्म मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस टर्म किसने दिया था? अभी मैंने बताया, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए भाई, माइटोसिस टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। माइटोसिस टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। और मियोसिस टर्म किसने दिया है? तो भैया फार्मर एंड मूरे ने। फार्मर और मूरे ने 1905 में मियोसिस टर्म दिया, और 1905 में क्या हुआ? जेनेटिक्स टर्म दिया गया, ठीक है। 1905 में बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, ठीक है, कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। कब दिया था? सन 1905 में। सन 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया था किसने? बेटसन ने, ठीक है। आगे देखते हैं। 1889 में अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था, मैंने जो कि पहले बता दिया था। आगे सन 1900 में ह्यूगो डिब्रीज आए और कार्ल कार्नसन और ट्रेस मार्क आए। इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल का जो वर्क था, मेंडल का जो काम था, उसको रीडिस्कवर किया था। किसने भैया? ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कार्नेसन और ट्रेस मार्क ने, ठीक है। आगे ह्यूगो डिब्रीज ने क्या किया? रिपोर्टेड म्यूटेशन इन प्लांट, इन्होंने प्लांट में म्यूटेशन को भी रिपोर्ट किया था, ठीक है। किस पे काम करते हुए? ओनियोथेरा पे काम करते हुए, ठीक है। इन्होंने म्यूटेशन टर्म भी दिया था, ठीक है भैया। म्यूटेशन के बारे में भी ह्यूगो डिब्रीज ने बताया था। इन्होंने ओनियोथेरा पर काम करते हुए इसको बताया था, और इन्होंने म्यूटेशन टर्म भी दिया था। आगे देखेंगे बैटसन और पुनेट। बैटसन और पुनेट ने फाउंडेड जनरल ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इन्होंने जनरल जेनेटिक्स को भी फाउंड किया था। आगे वाल्टर सटन एंड बावेरी क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में इन्होंने दिया था, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी इन्होंने दिया था। इनहेरिटेंस वर्किंग ऑन ग्रासहोपर, ठीक है। इन्होंने ग्रासहोपर पर वर्क करते हुए इसको दिया था। आगे है WL जॉनसन, तो ये सब मैंने बता दिया है, दोबारा आ रहा है क्या यार? तो इसको भी हम लोगों ने देख ही लिया है। आगे है 1905 में फार्मर मूरे मियोसिस टर्म दिया, बैटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया और डिस्कवर किया लिंकेज को स्वीट पी में। इन्होंने पुनेट पर काम किया था। इसके बाद आया यूल, गिव द आइडिया ऑफ मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। इन्होंने मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस का आइडिया दिया था 1906 में यूले ने। उसके बाद आया निल्सन एहले, इन्होंने फैक्टर हाइपोथेसिस इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इन वीट एंड ओट पर काम करते हुए दिया था, ठीक है। तो बार बार देखिए एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के बारे में किसने बताया था? तो निल्सन एहले ने बताया था, ठीक है। निल्सन एहले ने बताया था। इन्होंने वीट और ओट पर वर्क करते हुए, सीड कलर में वर्क करते हुए इन्होंने बताया था, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के बारे में। आगे है अगला क्वेश्चन गैरोड। 1909 में गैरोड ने पब्लिश बुक, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, इनबर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इनबर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म अपनी एक बुक पब्लिश की थी। और हेरिडिटरी डिजीज के बारे में बताया था, ठीक है। हेरिडिटरी डिजीज मतलब क्या होता है भाई? जैसे आपको कोई डिजीज है और वह आपके अगली पीढ़ी में भी जा रहा है, तो वही हो गया हेरिडिटरी, ठीक है। उस डिजीज के बारे में सबसे पहले गैरेड ने बताया था। कब बताया था? 1909 में बताया था, ठीक है। आगे अभी देखिए भाई 1909 तक ही पहुँचे हैं, अभी 2000 तक पहुँचना है, मतलब अभी हम लोग 30वें साइंटिस्ट के पास पहुँचे हैं। 1910 में मॉर्गन ने सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एविडेंस दिया था, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में इसके पहले बताया गया था, लेकिन उसका एविडेंस जो दिया था वो मॉर्गन ने दिया था। कब दिया? 1910 में दिया था। इन्होंने ड्रोसोफिला पर वर्क करते हुए, ठीक है, ड्रोसोफिला के वाइट आई जीन पर, ठीक है, इन्होंने ड्रोसोफिला के वाइट आई पर वर्क करते समय इसका एविडेंस दिया था, ठीक है। आगे इसके बाद आए मूलर, यूज एक्सरे टू इंड्यूस्ड म्यूटेशन ऑफ ड्रोसोफिला।
मूलर ने एक्सरे का यूज करके म्यूटेशन लाया, ठीक है। म्यूटेशन जो है मूलर ने एक्सरे का यूज करके म्यूटेशन लाए और ड्रोसोफिला के ऊपर कार्य किया, ठीक है। ड्रोसोफिला में इन्होंने म्यूटेशन का यूज करके क्या किया, सॉरी, एक्सरे का यूज करके म्यूटेशन ला दिया, ठीक है। म्यूटेशन अचानक से होने वाला परिवर्तन होता है जिसे कृत्रिम तरीके से विभिन्न प्रकार के रेज के द्वारा, केमिकल के द्वारा किया जाता है, ठीक है भैया। तो उसमें से जो मूलर थे, इन्होंने सबसे पहले एक्सरे का यूज करके ड्रोसोफिला में म्यूटेशन लाया था। इसके बाद 1934 में मॉर्गन ने जो काम किया था, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एविडेंस दिया था, इसके लिए उन्हें 1934 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसके बाद 1941 में आए GW बीडल एंड EL टैटम, ठीक है। बीडल और टैटम इन्होंने बायोकेमिकल जेनेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। बीडल और टैटम ने बायोकेमिकल जेनेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम भी दिया था, ठीक है। इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम भी दिया था। इन्होंने कहा कि हर एक एंजाइम को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिप्लिकेट होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, बीडल और टैटम ने, सबसे पहले जान लीजिए कि बीडल और टैटम ने बायोकेमिकल जेनेटिक्स को दिया। इन्होंने बताया कि हर एक एंजाइम को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम बोला था। इन्होंने बोला था 1 जीन 1 एंजाइम, मतलब एक जीन एक मतलब कोई एंजाइम जो होता है उसको बनाने के लिए कोई ना कोई जीन जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है भैया। 1941 में किया था, इन्होंने बताया था। इन्होंने बायोकेमिकल जेनेटिक्स की भी शुरुआत की थी। इसके बाद आते हैं OT अवेरी, CM मैक्लियोड एंड M कार्टी। इन्होंने क्या बताया भैया, इन्होंने बताया DNA इज ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने DNA के ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद 1946 में आए HJ मूलर। इन्हें अपने जो उन्होंने एक्सरे की वजह से जो म्यूटेशन लाया था ड्रोसोफिला में, उसके लिए, उनके कार्य के लिए इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था भैया। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1950 में बारबरा MC क्लिंटोक, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की, ठीक है। बारबरा और क्लिंटोक ने, MC क्लिंटोक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। इन्होंने मेज में स्टडी करते हुए इसके बारे में बताया था, ठीक है। मेज में स्टडी करते समय, मेज में ये लोग रिसर्च कर रहे थे, उसी समय इन्होंने जंपिंग जीन के बारे में बताया सन 1950 में। इसके बाद 1953 में JD वाटसन आए। इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। JD वाटसन 1953 में DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आगे सन 1955 में एस बेंजर ने जीन के सब डिवीज़न के बारे में बताया, ठीक है। यस बेंजर ने जीन के सब डिवीज़न के बारे में बताया, ठीक है, जिसे सिस्टर्न, म्यूटन एंड रिकॉन से जाना जाता है, ठीक है। जिन्हें सिस्ट्रॉन, म्यूटान और रिकॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक भैया। तो 1955 में यस बेंजर ने सब डिवीज़न के बारे में बताया, ठीक है। जीन का जो सब डिवीज़न होता है उसके बारे में बताया था। किसने, यस बेंजर ने, जिसे सिस्ट्रॉन, म्यूटान और रिकॉन के रूप में जाना जाता है। आगे ओचो, ठीक है। इन्होंने इन विट्रो RNA सिंथेसिस के बारे में बताया था, ठीक है। किसके बारे में, इन विट्रो RNA सिंथेसिस के बारे में बताया। उसके बाद कोर्नबर्ग ने इन विट्रो DNA सिंथेसिस के बारे में बताया, ठीक है। ओचा ने इन विट्रो RNA सिंथेसिस के बारे में बताया और कोर्नबर्ग ने इन विट्रो DNA सिंथेसिस के बारे में बताया था। सन 1956 में दोनों ने बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं। सन 1998 में बीडल और टैटम को उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। उसके बाद ओचा और कोर्नबर्ग को भी नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए भैया इन्होंने इन विट्रो ऑफ DNA और RNA के बारे में बताया था, इसलिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था 1959 में। और उसके बाद 1961 में नीरेनबर्ग आया, ठीक है। नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया। इन्होंने 3 यूरेसिल्स RNA होते हैं। ये एक इम्यूनो एसिड बनाया था, ठीक है। इन्होंने एक एमिनो एसिड फिनाइल एलमाइन बनाया था, ठीक है। आगे 1961 में जैकब और मोनार्ड, ठीक है। जैकब और मोनार्ड ने क्या बताया भैया, इन्होंने
ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। जैकब और मोनाफ ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिया था, ठीक है। किस पे काम करते हुए? ई कोलाई पर वर्क करते हुए जैकब और मोनाड ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। आगे वाटसन क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके काम के लिए, ठीक है। उसके बाद 1965 में जैकब और मोनाड को भी उनके काम के लिए, इन्होंने जो ओपेरॉन थ्योरी दिया था उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1965 में, ठीक है। आगे देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आगे 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला किसको? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। इन्होंने इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नीरेनबर्ग ने और होली, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला 1968 में, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता उस समय। 1970 में खुराना ने प्रिपेयर द आर्टिफिशियल कॉपी ऑफ ईस्ट जीन। इन्होंने पहला आर्टिफिशियल कॉपी बनाया था ईस्ट के जीन का, ठीक है। ईस्ट के जीन का पहला आर्टिफिशियल कॉपी बनाया था किसने? खुराना ने। उसके बाद 1970 में स्मिथ, नेथन्स और अर्बर ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह बात, आप लोग याद रखिएगा। स्मिथ, नेथन्स और अर्बर ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया था, जिसके लिए सन 1978 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है भैया। इसके बाद आए बारबारा और एमसी क्लिंटॉक। बारबारा, एमसी क्लिंटॉक, इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनको भी 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कुछ विभिन्न साइंटिस्ट थे और उनके कंट्रीब्यूशन थे जो कि मैंने बताए। उम्मीद करते हैं एक ही वीडियो से आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका वीडियो बन जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।